So welcome back to the another video. In this video we are going to discuss and revise the chapter 9th of class 11th physics, that is mechanical properties of solid. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा चैप्टर आता है और ये चैप्टर ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक पर मतलब हमारा सारा चैप्टर आ जाता है, मीन्स एज अ स्टोरी की तरह हम इस चैप्टर को याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में और एक बेस्ट तरीके से हम इस चैप्टर को पूरे को रिवाइज करने वाले हैं, मीन्स इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को लाइन वाइज करके अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में आपको कोई सा भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। साथ साथ जो हमारे नोट्स है उसको मैं साथ ही रखूंगा, मीन्स हमारा कोई भी टॉपिक स्किप ना हो और हम एज अ स्टोरी मीन्स स्टोरी की तरह इस चैप्टर को पूरे अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको भी मतलब जैसे पढ़ने में मतलब बोरिंग ना लगे और ये चैप्टर क्या बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाए। एग्जामिनेशन में मतलब आपको याद रहेगी हाँ कौन सा टॉपिक किस तरह होता था और मतलब इसमें क्या करना है ये हम अच्छे से कर लें। और साथ साथ हम देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ चेकआउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 9 का रिविजन। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है डीफॉर्मिंग फोर्स। देखो हमने स्टार्टिंग में मतलब जब फोर्स चैप्टर पढ़ा था हमने 6-7 से पढ़ते आ रहे, फोर्स में हमने ये देखा था कि फोर्स का मतलब क्या होता है, एनी पुश और पुल अपॉन ऑब्जेक्ट। मींस फोर्स हमारा क्या क्या करता था, फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट को मोशन कराता था, उसको रेस्ट में कर देता, मींस चलती हुई बॉडी को रोकना, उसकी शेप चेंज कर देना, साइज चेंज कर देना, ये सब चीजें हमने वहां पर देखी थी। तो यहाँ पर एक फोर्स आता है, उसका बस फोर्स वही है, नाम यहाँ पर स्पेशल है डीफॉर्मिंग फोर्स। देखो डीफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी का शेप या साइज में मींस उसकी जो डायमेंशंस है उसमें चेंज कर दे, उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं अपना डीफॉर्मिंग फोर्स। मींस ऐसा फोर्स जो कि शेप और साइज में हमारा चेंज कर दे, उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं अपना डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इसी फोर्स पर हमारे पूरा चैप्टर आता है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आती है, एक टॉपिक आता है छोटा सा, वो आता है इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी का मतलब है जो हमारा मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं या फिर उसकी शेप या साइज में चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो फोर्स हटाने पर वो क्या है बॉडी अपने जो ओरिजिनल शेप में थी उसमें आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो मतलब कोई एक मतलब कि ऑब्जेक्ट है, मान लो उसको मैंने कोई फोर्स लगाया और मैंने इसको खींचा तो मतलब मैंने इस पर फोर्स लगाई, कौन सी फोर्स, ये हो गई हमारी डीफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि मेरे फोर्स लगाने से इसके शेप साइज में मींस डायमेंशन में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये फोर्स होगी हमारी डीफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो मैंने बॉडी को खींचा इसकी शेप चेंज हो गई, जैसे मैंने फोर्स हटाया ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी मतलब कि फोर्स लगाने पर चेंज हो जाए और हटाने पर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अपना इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और जो ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं अपना इलास्टिसिटी। तो ये हमारा सिंपल सा मतलब आ जाता है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा प्लास्टिसिटी बोल सकते हैं या फिर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। देखो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही ले लो, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं मतलब मैं इसको थोड़ा सा फोर्स ज्यादा डीफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। मींस अगर फोर्स हटाऊं वापस से तो ये वापस से जो अपनी ओरिजिनल शेप में उसमें नहीं जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अपना प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी ये हमारा सिंपल से मतलब आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है वो आता है हमारा स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस कितना सिंपल सा टॉपिक है, ये टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा साइंस वाला है, ये वैसे वाला दिमाग वाला स्ट्रेस नहीं। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम अपना उसकी मतलब शेप या साइज में कुछ चेंज करते हैं और हम डीफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। अब वो ओरिजिनल शेप में जाना मतलब कि हमने फोर्स लगाया था तभी चेंज हुआ था, तो वो ओरिजिनल शेप में भी तो कोई फोर्स लगने पर ही जाएगा। तो वो जो फोर्स है मतलब ऐसी फोर्स जो उसको ओरिजिनल शेप में लेके जाएगी उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपना स्ट्रेस। मींस जैसे डेफिनेशन अकॉर्डिंग द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। मींस जो भी हमारी बॉडी है उसमें पर यूनिट एरिया पर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है अंदर से उसको ओरिजिनल शेप में ले जाने में, उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपना स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का हमारा जो सिंबल है इसमें वो है हमारा सिग्मा, और स्ट्रेस को जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हमारी जो रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट हमारा क्या है एरिया। तो ये आ जाएगी हमारी रेस्टोरिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं अपना सिंपल स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस में हमारी जो मतलब ये क्या बन गया एक तरीके से, ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन और जो एरिया होता है एरिया की यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। मतलब जो इसकी यूनिट आ गई फिर जो हमारी ऐसा यूनिट आ गई स्ट्रेस की वो क्या है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलते हैं इसकी जो यूनिट है वो है हमारी पास्कल जैसे हमारी प्रेशर की होती है। साथ साथ जो उसकी मतलब कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml-1 ये हमारा सिंपल सा उसका फॉर्मूला आ जाता है। मीन्स हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये आ जाता है हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो इस चैप्टर का हमारा पहला फॉर्मूला भी है। इस तरीके से छोटे छोटे सिंपल से हमारे इसमें फॉर्मूले आएंगे। देखो यहां से हमारा मतलब क्लियर हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि एक रेस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट होती है पर यूनिट एरिया
एरिया जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाने में हेल्प करती है। अब देखो जो ये नोट्स है, नोट्स में सब कुछ सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये नोट्स की जो पीडीएफ है, इनके जो और भी जो लिंक्स है सब कुछ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहां से आप चेकआउट कर लेना। अभी समझो चीजों को कैसे कैसे होती है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट है, स्टार पॉइंट, इफ देयर इज नो परमानेंट चेंज विद कॉन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी देन सिग्मा इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। मींस इस पॉइंट का मतलब है अगर हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है मींस जिसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं आया। फॉर एग्जांपल हम ये बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है, अगर मैं इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और फोर्स हटा देता हूं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाती है, तो उसमें क्या हमारा कोई परमानेंट चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हमारा जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स की जगह हम कौन सा फोर्स ले सकते हैं? जो मैंने ये बाहर से फोर्स लगाया मींस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, वो दोनों हम इक्वल ले सकते हैं। बाकी जो हम इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें हम दोनों को क्या एक ही लेके चलते हैं। मींस जो अंदर का रेस्टोरिंग फोर्स है वही हम जो बाहर से डिफॉर्म फोर्स लगाए उन दोनों की वैल्यू इक्वल मान के चलते हैं, क्योंकि मतलब कि जो अगर परमानेंट कॉन्फिगरेशन ना है तो इस पॉइंट का हमारा मतलब आता है। अब देखो ये जो हमारा स्ट्रेस होता है ये हमारी क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा क्या मैग्नीट्यूड होता है, हमारी कोई इसमें डायरेक्शन का मतलब कोई पर्पस नहीं होता। तो सिंपल सी क्या है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे स्ट्रेस के टाइप्स। मींस जो स्ट्रेस है, जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। देखो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है जब भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आएगा तो वहां पर जो स्ट्रेस लगा होगा, मींस वहां पर जो हमारा फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे अपना टेंसाइल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आता है वही हमारी जो इलास्टिक थी, अगर मैं इसमें फोर्स इधर से फोर्स लगाऊं तो उसकी क्या लेंथ में मतलब एक्सटेंशन हो रहा है। तो जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा, जिस साइड फोर्स लगा रहा हूं उसी साइड हमारा एक्सटेंशन हो रहा है, तो इस टाइप के स्ट्रेस को बोलेंगे अपना टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट टाइप का स्ट्रेस है वो है हमारी कंप्रेसिबिलिटी। मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी बोले कंप्रेशनल स्ट्रेस, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, कंप्रेशनल स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, मतलब हम बॉडी को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस आप मतलब सोच ही सकते हो, मान लो कोई बॉडी है उसको दबा रहे हैं, दबा के क्या उसकी जो लेंथ है वो छोटी हो गई। तो जब लेंथ छोटी हो जाती है मींस हमारे फोर्स डिफॉर्म फोर्स लगाने से किसी की लेंथ छोटी हो गई, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे अपना कंप्रेसिबल स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। देखो हाइड्रोस्टैटिक बिल्कुल सिंपल सा है, वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हैं। इसमें जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा बॉल का है। देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसके चारों साइड से मींस ऑल डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगेगा तो वहां पर जो हमारा स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, या फिर हम बोल सकते हैं उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। देखो शेयरिंग स्ट्रेस थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब है जब हमारी कोई बॉडी है उस पर जो हमारा स्ट्रेस लगेगा वो टेंजेंशियली लगेगा। जैसे हम इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो वो आती है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो वहां पर जो स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस। इसको सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यही बॉल है, हम इसको एक प्लेन सरफेस पर रखें तो जो हमारी फोर्स है, मतलब इस हाथ से मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स अगर मैं ऐसे दबाऊंगा मतलब चारों से, तो वो तो हमारा नॉर्मल हो गया। अगर मैं इस पर टेंजेंशियल लगाऊं, मतलब टेंजेंट इस तरीके से, मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऐसे आगे की तरफ, तो इस पे जो टेंजेंट के थ्रू अगर फोर्स लग रहा है तो यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये सिंपल सा आ जाता है हमारा स्ट्रेस का टॉपिक। मींस स्ट्रेस का मतलब है जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो बॉडी को ओरिजिनल शेप में ले जाने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं अपना स्ट्रेस। और हमारे इसके चार टाइप्स आते हैं, वही लेंथ में छोटा होना और बड़ा होना। एक आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक, मींस चारों तरफ से फोर्स लगना। एक हमारा शेयरिंग मींस टेंजेंशियली लगना। ये सिंपल सा टॉपिक आ जाता है हमारा स्ट्रेस। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है जब आप डिफॉर्म फोर्स लगा रहे थे तो वहां पर क्या चेंज हो रहा था, वहां पर हमारा उसको शेप और साइज हमारा चेंज हो रहा था, मींस हमारी डायमेंशन में चेंज हो रहा था। तो वो डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं अपना स्ट्रेन। मींस द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। मींस हमारा कितना चेंज हुआ है उसको कंपेयर करेंगे अपना ओरिजिनल डायमेंशन से, तो उसी को हम बोलेंगे अपना स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है स्ट्रेन का। अब देखो स्ट्रेन के टाइप्स आते हैं हमारे, मार्कर उठा देता हूं। देखो स्ट्रेन के टाइप आते हैं, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है जैसे नाम से भी क्लियर है, लॉन्ग मतलब कि जब आपका लेंथ में कोई चेंज आएगा तो वहां पर जो स्ट्रेन होगा, मींस वहां पर जो चेंज इन डायमेंशन होगा उसको हम बोलेंगे अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम लिख सकते हैं जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमारा किसके इक्वल आ गया, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। मींस हमारा कितना चेंज हुआ है वो हमारी स्मॉल एल, और हमारी जो ओरिजिनल लेंथ थी पहले वो हमारी कितनी थी, वो हमारी कैपिटल एल थी। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो होगा हमारा स्ट्रेन। और इसमें हमारी कोई भी यूनिट नहीं होगी स्ट्रेन की, क्यों, क्योंकि हमारा क्या एक सिंपल रेशो है।
इसलिए हमारी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो ये सिंपल सा मतलब आ जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे वहां पर क्या था, चारों तरफ से फोर्स लगा रहे थे, तो जो चारों तरफ से जो चेंज होगा उसी को हम बोलेंगे, मींस किसी बॉडी के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मींस यहाँ पर क्या होगा हमारा डेल्टा वी अपॉन वी, मींस हमारा जो वी जो वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फेज व्हेन वी अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स ऑन द अपर सरफेस। बिल्कुल सिंपल सा है। वैसे देखो हमारे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्या है टेंजेंशियली फोर्स ऐसे लगाते हैं, मींस टेंजेंशियली हमारा फोर्स लगता है, तो ये ऑब्जेक्ट हल्का सा आगे की तरफ मतलब खिसकेगा हल्का सा। तो मान लो जैसे ये हमारी इसकी लेंथ हो गई और ये हल्का सा अब ऐसे हो गया, मतलब आगे की तरफ चला गया इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा कितना चेंज आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो एक्स मतलब आगे सरक गया। तो जो हमारा ये शेयरिंग जो हमारा स्ट्रेन आएगा उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो किसके को आएगा, वो आएगा दोनों का रेशियो, मींस एक्स अपॉन एल का जो एक्स अपॉन एल का जो रेशियो होगा, मींस वो कितना आगे गया और जो दोनों फेज हैं उनके बीच में लेंथ कितनी है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको सिंपल हम बोलते हैं अपना शेयरिंग स्ट्रेन। ये हमारा मतलब आ जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मींस हमारा हमने देख लिया अपना स्ट्रेस अपना स्ट्रेन किस किस तरीके से दोनों होते हैं और दोनों के टाइप्स हमने चेकआउट कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो हमने दो चीज देखी, एक स्ट्रेस एक हमारा स्ट्रेन, मींस बॉडी में कितना चेंज होगा और हमारा मतलब क्या है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा अपनी ओरिजिनल शेप में जाने के लिए। अब इन दोनों में क्या होता है, हमारा एक रिलेशन होता है। अब जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन बताने का ही जो हमारा लॉ है ये है हमारा हुक्स लॉ। जैसे एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। मींस इस पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास कोई भी वायर है, कोई भी हमारे पास चीज है, उस पर जैसे जैसे हम लोड लगाएंगे मतलब कि जैसे जैसे उस पर मास या फिर वजन मतलब फोर्स लगाएंगे ऐसे ऐसे ही मतलब उसकी जो शेप है वो क्या होगी हमारी चेंज होगी। मींस ज्यादा फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास है, अगर मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं तो उसकी हल्की सी लेंथ चेंज होती है, अगर मैं इस पर ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो उसकी क्या ज्यादा लेंथ चेंज होगी। तो मींस जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस आपस में एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। तो इसी को एक अच्छी लैंग्वेज में मींस एक अच्छे से पॉइंट में वैलिड पॉइंट में रख के जो दिया वो है हमारा हुक्स लॉ सिंपल। जैसे विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मींस इसमें यहां पर पॉइंट एक ऐड हो गया, विद इन द इलास्टिक लिमिट। मींस इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब, जब तक वो टूटे ना, तो वहां तक मतलब कि एक टूटने वाला पॉइंट इलास्टिक पॉइंट, जहां तक भी मतलब जितना जितना हम उस पर फोर्स लगाएंगे, जितना जितना स्ट्रेस लगेगा उतना उतना इसमें हमारा क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो ये आ जाता है हमारा सिंपल सा हुक्स लॉ। मींस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये हमारा, इसी को हम बोलते हैं अपना हुक्स लॉ। अब देखो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं या फिर हुक्स लॉ बोलते हैं, जो मटेरियल है उसके किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर और मटेरियल पर, मींस वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना हुआ है उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितना खींचेगा या फिर उस पर स्ट्रेस कितना लगेगा। और थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पर ज्यादा मतलब कि ज्यादा स्ट्रेन आएगा या फिर ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा या ज्यादा स्ट्रेन आएगा। मींस जो भी हमारी ये चीजें है मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारे ऑब्जेक्ट के जो भी हमारा टेम्परेचर है उस ऑब्जेक्ट का और जो हमारा उसका क्या है वो किस मटेरियल का बना है उस चीज पर क्या हमारा सिंपली डिपेंड होगा। अब इसी तरीके से हमारे आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मींस इसके टाइप्स आते हैं हमारे, मेनली 3 टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले यंग मॉडुलस, एक शॉर्ट में देख लेते हैं फिर इनको डीपली देखेंगे कौन सा किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले आता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का मतलब है स्ट्रेन अकर इन लेंथ। मींस जब आपका जो चेंज आएगा वहां वो आपकी अगर लेंथ में आता है तो वहां पर जो मॉडुलस वर्क करेगा, मींस जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन जहां वहां पर लगेगा उसको हम बोलेंगे यंग मॉडुलस। सेकंड आता है बल्क मॉडुलस। अगर आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा, मींस पूरी बॉडी की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसको हम बोलेंगे अपना बल्क मॉडुलस। थर्ड आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मींस यहां पर क्या आएगा, जो हमारा ये शेयरिंग वाला है, अगर इसमें इसको इसके साथ हम अगर हम डील करेंगे इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन शेयरिंग वाला, तो वहां पर जो हम अपना मॉडुलस यूज करेंगे, मींस हुक्स लॉ जो यूज होगा वो होगा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मींस इसका ये नाम आता है। अब एक एक करके बारे में मतलब कि चेकआउट करते हैं कौन सा किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले आता है हमारा यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का मतलब है इट, जो उसका फिजिकल मीनिंग है मतलब नॉर्मल प्रैक्टिकली समझने के लिए आता है, इट बेसिकली मेजर्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड इन चेंज ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मींस ये हमें वो बताता है यंग मॉडुलस, मान लो किसी बॉडी का यंग मॉडुलस फॉर एग्जांपल 10 है तो 10 वो हमें क्या बताएगा, वो ये बताएगा
कि उस ऑब्जेक्ट को कितनी मतलब हमें फोर्स कितना अपोजिशन सहना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज करने के लिए। यहां पर पॉइंट है लेंथ में चेंज करने के लिए। यहां पर आता है मैथमेटिकली देखें, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज यंग मॉडुलस। मींस जो आपका चेंज हो रहा है, मींस जो स्ट्रेस है आपका लॉन्गिट्यूडिनली और जो आपका स्ट्रेन है वो भी लॉन्गिट्यूडिनली, इलास्टिक लिमिट में अगर उन दोनों का रेशियो निकाले तो वो क्या निकल के आता है, वो आता है हमारा यंग मॉडुलस। फॉर एग्जांपल y को हम लिखेंगे, जैसे y हमारा, इसको y से डिनोट करते हैं गामा से, y हमारा किसके इक्वल आएगा, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस किसके है हमारा, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस हो गया हमारा, उसके नीचे आएगा हमारा स्ट्रेन। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता था वो किसके इक्वल होता था, वो हमारा सिंपली आ जाएगा कि स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स है, तो फोर्स लिख देंगे, फोर्स अपॉन एरिया। और जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन किस चीज में हो रहा है, यहाँ पर लेंथ में, तो लेंथ क्या लिख देंगे, मतलब कि लेंथ में क्या लिखते थे, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। कैपिटल नीचे आएगा तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे ऊपर। और इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व करके लिखें तो एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ हमारा किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है इंटू स्मॉल एल अपॉन एरिया। एरिया है तो हम अपना लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो लिख सकते हैं, या फिर हम अपना, अगर हमारी बॉडी वायर की शेप में है तो उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर आएगा, मींस क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये यहाँ पर ये ऊपर कैपिटल एल है हमारा और नीचे स्मॉल एल, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। मींस ये फॉर्मूला हमारा किस चीज़ का बन जाएगा, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा मींस वाई यंग मॉडुलस इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं अपनी यंग मॉडुलस की वैल्यू। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है यंग मॉडुलस। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट एक छोटा सा टर्म आती है इलास्टोमर्स। देखो इलास्टोमर्स का मतलब क्या है, द मटेरियल विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू द लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। मींस हम वहां पर क्या कर सकते हैं, एक मतलब उसको क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं अपना इलास्टोमर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एरोटा मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल है उसको क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक आ जाता है, जैसे यहाँ पर इलास्टोमर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मेन अपने जो नॉर्मल टॉपिक चल रहे हैं उस पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का मतलब हमने देखा था जब हमारे वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में चेंज आने पर जो हम वहाँ पर मॉडुलस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अपना बल्क मॉडुलस। सेम वही है हमारा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं, एक तो हम के से डिनोट करते हैं और हम अपना क्या है बी से डिनोट करते हैं अपना बल्क मॉडुलस। देखो बल्क मॉडुलस सिंपल सा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। मींस वही है हमारा बल्क मॉडुलस किसके इक्वल होगा, हमारा स्ट्रेस जो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन आया उसके हमारा सिंपल इक्वल होगा। तो देखो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, स्ट्रेस तो हमारा वो क्या होगा, वही सिंपल फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस तो हमारा उसके इक्वल होगा। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर वॉल्यूमेट्रिक हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा हमारा डेल्टा वी अपॉन वी, हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसको अगर हम सोल्व करके नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो वो आ जाता है हमारा कि हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू हमारा सिंपल आ जाएगा माइनस का पी वी अपॉन डेल्टा वी। अब देखो ये कैसे आता है, देखो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, मींस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वो हम सिंपल प्रेशर के इक्वल लिख सकते हैं। और डेल्टा वी एज इट इज, और जो नीचे वाला वी था ये मल्टीप्लाई में ऊपर वी चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या आता है कि जो हमारा जो चेंज हो रहा है, मींस जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मींस हमने तो फोर्स अंदर की तरफ लगाया था, मान लो फॉर एग्जाम्पल बॉल को मतलब ऐसे खींचने में हमने तो फोर्स अंदर की तरफ लगाया था, जो हमारा जो चेंज हो रहा है वो अपोजिट हो रहा है। मींस जो अंदर से फोर्स लग रहा है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए हमारा यहां पर आता है नेगेटिव। तो ये आ जाता है के या बी, कुछ भी बोल सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस का पीवी इंटू डेल्टा वी। और यूनिट वही होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मींस बोल सकते हैं हमारी पास्कल यूनिट होती है। यंग मॉडुलस की भी हमारी पास्कल होती है, और जो हमारा बल्क मॉडुलस है उसकी भी हमारी क्या यूनिट पास्कल ही होती है, मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आ जाता है बल्क मॉडुलस। सिंपल सा टॉपिक है। देखो इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है, वो आती है कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है ये एक फैक्टर होता है जो कि हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मतलब उस पर कितना फोर्स लगाने से वो क्या है, मतलब कि उसकी शेप या साइज जो है चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है, मतलब कि इसकी वैल्यू ज्यादा हाई है, तो मतलब उसको क्या है हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो आसानी से मतलब उसको क्या है भींच सकते हैं या फिर उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे द रेसिप्रोकल, और मैथमेटिकली देखे तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। मींस जो ये बल्क मॉडुलस आया, अगर जो इसकी वैल्यू आई है उसको हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, वो हमें उस बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा।
और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बॉडी की, कि उस बॉडी को कितनी आसानी से चेंज, मतलब कितनी आसानी से दबाया जा सकता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी उतनी आसानी से हम उसको क्या दबा सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई हार्ड बॉल है तो उसमें ज़्यादा मतलब कि फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो है। और कोई हमारा मतलब कि स्पंजी सी बॉल है, जैसे स्माइली बॉल आती है, उनको क्या हम आसानी से मतलब कि बहुत हल्की सी फोर्स लगा के हम क्या है उसको बीच सकते हैं, उसको उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, हमारी हाई होगी। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है इसमें मॉडुलस में, वो आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम उसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। इसमें जो रेशो होता है वो हमारा शियर और शियर वाले का मीन शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन का सिंपल रेशो आएगा। देखो, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वही है सिंपल हमारा कि जो हमारा इसको डिनोट करते हैं हम अपना ईटा से, जो हमारा यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस लगेगा, हमारा जो है शियरिंग स्ट्रेस किसके अपॉन हमारा शियरिंग स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के इक्वल होगा। अब देखो शेयरिंग स्ट्रेस किसके इक्वल होता था, वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो हमारा होता था शेयरिंग स्ट्रेस हमारा वही सिंपल फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन यहाँ पर हम ना एरिया लिख देंगे। और शेयरिंग स्ट्रेन हमारा किसके इक्वल होता था, हमने देखा था कि एक्स अपॉन हमारा नीचे हम मान सकते हैं जो कैपिटल एल है उसके हमारा इक्वल होता था, या फिर ये हमारा थीटा के इक्वल हो सकता, तो थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो ईटा होगा, ईटा हमारा किसके इक्वल आएगा, एफ अपॉन ए इंटू थीटा के हमारा इक्वल आएगा। जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे ऐसे, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस तरीके से हम वैल्यू रख सकते हैं। जैसे एफ को हम अपना एम में रख सकते हैं, एम जी रख सकते हैं, एरिया में जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है वो रखेंगे, और थीटा हमारा एक्स अपॉन एल हमारा इक्वल होता है। ये सब वैल्यू हमें गिवन होती है, डायरेक्टली हमें क्या सोल्व करके ये ईटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये सिंपल सा आ जाता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सिंपल सा टॉपिक है, हमारे तीनों आ जाते हैं, एक तो हमारा यंग मॉडुलस, सेकंड हमारा बल्क मॉडुलस, और थर्ड आ जाता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस किसके लिए यूज होगा, जहां पर हमारा लेंथ में चेंज होगा, बल्क मॉडुलस जहां पर हमारा क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मतलब कि शियर मॉडुलस वहां पर यूज होगा जहां पर जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो टेंजेंशियली वाला वर्क कर रहा होगा। मींस हमने क्या टेंजेंशियली लगाई होगी, तो वहां पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कौन सी वर्क करेगी, वो करेगी हमारी ये ईटा वाली, मींस शियर मॉडुलस। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है सम अदर इलास्टिक इफेक्ट, मींस इलास्टिक से रिलेटेड हम कुछ और इफेक्ट देखते हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड आएंगे। देखो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहला आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है जब आप कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप क्या बार बार चेंज कर रहे हैं, तो जैसे पहले तो आपने किया एकदम से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो कुछ टाइम बाद जब आप ये लगातार करते रहोगे तो ये ओरिजिनल शेप में आने का कुछ डिले कर देगा, मींस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। तो उसी एक्स्ट्रा टाइम को मींस यही जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं अपना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मींस अपनी ओरिजिनल शेप में आने में जो उसको टाइम लग रहा था, ओरिजिनली मान लो कुछ सेकंड लग रहे थे, तो कुछ सेकंड से बढ़ के हमारी ज़्यादा सेकंड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, मतलब डिले हो जाए अपनी ओरिजिनल शेप में आने के, तो उसको हम बोलते हैं अपना इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है वो आता है हमारा इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग का सिंपल सा मतलब है जब आपका ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आना ही भूल जाए, आना मतलब भूल जाएगा मतलब है कि हमने इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेन दे दिया, बार बार रिपीट मोशन करके, कि वो जो ओरिजिनल शेप थी वो अपनी ओरिजिनल शेप में आना ही मतलब कि वहां पर मतलब रह गया, मतलब कि उसकी जो शेप है, अंदर की जो डायमेंशन है वो हमेशा के लिए क्या चेंज हो चुकी है, अपनी ओरिजिनल अब नहीं रही। तो उस टाइप के फटीग को मींस वहां पर जो चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं अपना इलास्टिक फटीग। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा डक्टाइल मटेरियल। देखो डक्टाइल मटेरियल का अपने तो हमने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब आता है कि ऐसे मटेरियल जिनको आप मतलब क्या है उनकी शेप चेंज करके किसी दूसरी शेप में भी चेंज कर सकते हैं, और जो हमने दूसरी शेप बनाई है वो भी हमारी क्या एक वैलिड मींस अच्छी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम वायर्स बनाते हैं मेटल से, कॉपर की वायर्स, आयरन की वायर्स, ये हम बनाते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल आयरन होता है वो भी एक अपनी शेप में होता है, और जब जो उससे वायर बना देते हैं वो भी क्या है एक फिक्स शेप में आ जाती हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेटेड कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ग्राफ आता है स्ट्रेस हमारा एंड हमारा स्ट्रेन का जो ग्राफ आता है, तो इसमें क्या होता है दोज मटेरियल विच हैव अ लार्ज प्लास्टिक रीजन, मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें जो हमारा प्लास्टिक का जो रीजन होता है, जैसे ये रीजन मतलब कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका ये वाला रीजन होता है ये लार्ज होता है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सा मतलब है, हमने कोई ऑब्जेक्ट था, मतलब आयरन था हमारा, आयरन को हमने मतलब रीशेप करके क्या है एक हमने वायर में चेंज कर दिया। अब जो वायर बनी है वो वायर अपने आप में क्या है एक प्लास्टिक बन जाएगी, मतलब कि उसमें क्या है
जैसे ये हमारा क्या था, फॉर एग्जांपल ये स्फेयर की फॉर्म में था हमारा ओरिजिनल आयन, अब ये वायर की फॉर्म में जा चुका है। अब जो ये वायर है, ये वायर ये नहीं कि कुछ दिन रखी है तो वो अपने आप ही धीरे धीरे करके स्फेयर बन जाएगी। वो जो हमने जिस रीजन में मीन्स जिस शेप में उसको मतलब कि रीबेंड कर दिया है, वो अपनी उसमें ही हो जाएगी। मीन्स उसमें क्या है, लार्ज प्लास्टिक रीजन है कि मतलब कि जिस शेप में वो एक बार चली गई बेंट या फिर हमने चेंज कर दिया, वो उसी शेप में रहेगी। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं अपना डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट आते हैं इसके जो अपोजिट होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल का मतलब है कि मान लो जैसे यही मतलब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्फीयर की फॉर्म में था, उसको चेंज करके, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हमने रीगेन करके तोड़ मोड़ के हमने क्या दूसरी शेप में गया, तो हमें क्या दिखेगा, वो क्या है हमेशा के लिए ही टूट जाएगी, मतलब वो क्या है बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उसको हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रिटल ऑब्जेक्ट। मीन्स जो क्या है मतलब कि ज्यादा फोर्स लगाने पर क्या टूट जाते हैं, उनको ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ब्रिटल ऑब्जेक्ट। और ज्यादा फोर्स लगाने पर भी टूटते नहीं है और दूसरी शेप ले लेते हैं, उन टाइप के ऑब्जेक्ट को बोल देंगे सिंपल अपना डक्टाइल ऑब्जेक्ट। जो टॉपिक आता है वो आता है लेटरल स्ट्रेन। देखो लेटरल स्ट्रेन का मतलब तो हमें पता है चेंज इन डायमेंशन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वायर है और वायर में अगर हम उसको मतलब कि चेंज करें तो हम क्या उसके लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो हमारी किस तरफ लग रही है, मान लो ये इधर से तो फिक्स एंड है और हम उधर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमारी उस मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में हमारी क्या फोर्स की डायरेक्शन है। अगर फोर्स की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और जो हमारा जो चेंज हो वो वाई डायरेक्शन में हो, तो उस टाइप के स्ट्रेन को हम बोलेंगे अपना लेटरल स्ट्रेन। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो हमारे पास एक वायर थी, वायर को हमने इधर खींचा, मतलब कि इस साइड अगर खींचेंगे फोर्स लगाएंगे तो हमारी मतलब कि फोर्स किस तरफ लग रही है, अपनी एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारे यहाँ पर इसका अगर डायमीटर या रेडियस की बात करें, वो कैसे चेंज हो रहा है, वो हमारा पहले मतलब कि मान लो शेप उसकी इतनी थी, तो जैसे जैसे खींचेगा उसको डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स वो क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स उसकी जो y वाली जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम होगी। मीन्स x डायरेक्शन में फोर्स लगने से उसकी जो y की वैल्यू थी पहले इतनी थी, वो क्या होगी, कम हमारी हो गई। तो x एक डायरेक्शन में फोर्स लगने से उसके परपेंडिकुलरली हमारा जो स्ट्रेन है, मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो हमारी लेंथ है वो अगर हमारी चेंज हो तो उस टाइप के स्ट्रेन को हम बोलेंगे अपना लेटरल स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो लेटरल जो स्ट्रेन है हमारा लेटरल स्ट्रेन, वो हमारा किसके को लाएगा, ये हमारा नॉर्मली जो डायमीटर होता है उसमें ही आता है। तो स्ट्रेन हमारा क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। मींस द स्ट्रेन विच कम्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मींस फोर्स हमने लगाई, उसके परपेंडिकुलर में हमारा जो चेंज आएगा उस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं अपना लेटरल स्ट्रेन। ये हमारा सिंपल इसका मतलब आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइजन रेशो। देखो पॉइजन रेशो सिंपल सा रेशो है, इसमें आता है विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन विद इन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज द पॉइजन रेशियो। मीन्स जो हमारा रेशियो है एक लेटरल स्ट्रेन का, जो लेटरल स्ट्रेन हमने देखा था, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में अगर उन दोनों को क्या है रेशियो निकाले तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, वो हमारा पॉइजन रेशियो के इक्वल आता है। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, इसको भी हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू हमारा लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमारा कौन सा होगा, जैसे ये वाला डेल्टा डी अपॉन डी, ये हमारा क्या होगा लेटरल स्ट्रेन। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब जो उसकी लेंथ में चेंज आता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा हमारा एल अपॉन कैपिटल एल। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा सिग्मा, सिग्मा मतलब पॉइजन रेशियो किसके इक्वल आता है, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। और इसमें जो स्मॉल एल होता है वो होती है हमारी चेंज इन डायमेंशन, जो चेंज हुआ है लेंथ में, और कैपिटल एल का मतलब होता है जो हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है वो। अब यहाँ पर हमारा क्या एक नेगेटिव साइन भी आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्यों है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन इज इन अपोजिट सेंस। मींस दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट सेंस में है। मींस ये कुछ ऐसे है मतलब कि हमारा फोर्स तो हमारी उस डायरेक्शन में लगी, लेकिन हमारा जो चेंज है वो अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है नेगेटिव आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी क्या है, इसकी जो सिग्मा है इसकी कुछ फिक्स वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जो -1 से लेके 0.5 के बीच में होती है वो हमारी थ्योरेटिकली वैल्यू आती है। और जो हमारी प्रैक्टिकल मींस किसी वायर में अगर हम मतलब कि फोर्स लगाएं तो वहां पर जो डायमीटर और जो लेंथ में है वो जो चेंज आता है उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 से लेके 0.5 के बीच में आती है। ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू जो पॉइजन जो रेशियो है इसके इक्वल आती है। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है पॉइजन रेशियो।
नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखो हमने अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीनों हमने चेक किए हैं और एक आता है हमारा ये पॉइजनस रेशियो। इन चारों में क्या हमारे कुछ रिलेशंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गामा इज इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। तो इस तरीके से हमारे क्या ये सब रिलेशन आते हैं। मींस एक मॉडुलस ऑफ मतलब हुक्स लॉ वाले मॉडुलस को हम दूसरे में क्या है चेंज कर सकते हैं, मतलब कि इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये सारे हमारे रिलेशंस है, एक को हम दूसरे में क्या अगर हमें चेंज करना है तो हम इन फॉर्मूले की हेल्प से उनको चेंज आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो अगर इसको आप डीपली समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आता है ये हमारा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक हमारा कर्व आता है, इसमें हमारे मेनली 4 रीजन होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा पार्ट जो आता है वो सीडी जो पार्ट है, सीडी जो पार्ट देख सकते हैं वो हमारा प्लास्टिक बिहेवियर होता है। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि अगर बॉडी की जो शेप है वो मतलब कि जो डायमेंशन है अगर वो एक बार के लिए चेंज हो गई तो बस वो फिक्स हो गई वहां पर। अगर उससे ज्यादा अगर हम चेंज करेंगे तो वो बॉडी क्या है अब चेंज नहीं करेगी अपनी डायमेंशन, वो क्या है टूट जाएगी। तो वो पॉइंट आ जाता है हमारा, मींस ये पार्ट आता है सीडी। एक पार्ट आता है हमारा ओए पार्ट में आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारी जो मतलब कि जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है मतलब कि एक सीधी लाइन, एक यूनिफॉर्म हमारा यहाँ पर पाथ बन रहा है। मींस यहाँ पर जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो आपस में क्या डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। मींस यहाँ पर हमारा जो हुक्स लॉ है वो भी वैलिड होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है ओबी पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इलास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है। मींस जैसे जैसे यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसे जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे ऐसे हमारी स्ट्रेन की वैल्यू भी मतलब कि हमारी स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ रही है। मींस जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में क्या है मतलब कि डायमेंशन में चेंज आ रहा है। ये आ जाता है हमारा पार्ट ओबी इलास्टिक बिहेवियर। लास्ट पार्ट आता है ओई मतलब कि लास्ट तक डी के बाद भी लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पर आता है परमानेंट स्ट्रेन। परमानेंट स्ट्रेन का मतलब है कि जो बॉडी में मतलब हम फोर्स लगा रहे थे, चेंज कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, शेप में चेंज हो रहा था, अब वहां पर क्या परमानेंट स्ट्रेन आ गया। मींस जो उसकी ओरिजिनल शेप थी उसमें चेंज होकर दूसरी जो शेप में चली गई है, अब वो परमानेंट शेप में चली गई है। वहां पर कोई नया हमारा पॉइंट नहीं आ रहा कि मतलब कि दोबारा से चेंज कर रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाएगी या फिर उस वाले स्ट्रेन से भी हम आगे जा सकते हैं। अब वहां पर क्या परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है, अब वो अपनी ओरिजिनल एक नई शेप में जा चुकी है। तो ये हमारा पार्ट आता है ओई। तो इस तरीके से सिंपल सा आ जाता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल मतलब है कि मतलब जो हमने मतलब हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट के बॉडी मतलब कि शेप को चेंज करने के लिए, वहां पर जो एनर्जी यूज होगी उसको हम बोलते हैं, जो एनर्जी उसके अंदर जो फोर्स लगाने से एनर्जी स्टोर हो रही है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है फॉर्मूला सिंपल है, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपल निकाल सकते हैं। लास्ट आते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर। मींस हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूरे चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू भी है और कुछ हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आते हैं जो न्यूमेरिकल्स में और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वहां पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट आता है कि रियल लाइफ में जो हमारा स्टील होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है किससे, हमारी रबर से। जैसे वैसे तो मतलब कि हम ये पढ़ते ही हैं कि जो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, लेकिन ऐसा मतलब कि अगर सोचे तो मतलब उल्टा लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में हमें लगता है कि जो रबर है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आसानी से खींच सकती है उसको हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जो फिजिक्स की मतलब कि साइंस की लैंग्वेज में क्या है उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो स्टील है मान लो उसमें हल्का सा हम कोई चेंज करेंगे वो एकदम से अपनी क्या ओरिजिनल शेप में चली जाएगी, वो हमें दिखेगी भी नहीं। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा इलास्टिक बोलते हैं, ना कि ऐसे ऑब्जेक्ट को जो हमने रबर को क्या है आसानी से खींच सकते हैं, हमारी जो उसमें चेंज हो रहा है डायमेंशन वो हम आंखों से देख सकते हैं, उस टाइप को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। तो यहाँ पर जो हमारा स्टील है वो मोर इलास्टिक होता है किससे, रबर से। तो ये उसका रीजन आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा ये है कि हमारा जो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक नया फॉर्मूला आता है। जैसे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल। मीन्स हमारा लेंथ में कितना चेंज आया और वहां पर कितनी फोर्स लगी थी उसकी हेल्प से भी हम अपना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक ग्राफ आता है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। अगर हम अपना वाई एक्सिस पर स्ट्रेन लें, मीन्स हमारा यहाँ पर एक ग्राफ है, अच्छा सा बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमारा एक ग्राफ है, अगर हम वाई एक्सिस पे तो हम क्या लें, अपना स्ट्रेस लें, और एक्स एक्सिस पर अपना क्या ले, स्ट्रेन ले। तो वहाँ पर जो हमारी ये लाइन होगी ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, ये हमें गामा की वैल्यू, मीन्स
जो हमारा यंग मॉडुलस है उसकी डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगी। और अगर हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, मीन्स स्ट्रेस को हम यहाँ पर ले जाते हैं, सॉरी स्ट्रेन को यहाँ पर ले जाते हैं और स्ट्रेस को हम एक्स एक्सिस पर ले जाते हैं, तो हमारी जो ये जो अब वैल्यू, ये वाली लाइन जो अब वैल्यू देगी वो देगी 1/y, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ यंग मॉडुलस की हमारी वैल्यू से आएगी। तो इस टाइप के हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब कि अगर आपको यहाँ पर स्ट्रेस दिया है, यहाँ पर स्ट्रेन दिया है, तो यहाँ पर किस तरह की वैल्यू, मतलब कि हमारा ये जो लाइन है ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो ये आ जाता है हमारा सिंपल सा रिवीजन ऑफ चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट आपको मतलब क्लियर हो गया होगा, किस पॉइंट को किस तरीके से मतलब समझना है और किस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी आपका अगर कोई डाउट आता है या फिर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम उसको वहां पर चेकआउट कर लेंगे कि मीन्स किस टाइप की प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो ये नोट्स हैं और भी जो रिवीजन वीडियो है और भी जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है, सारे जो लिंक्स है वो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे जो नोट्स पड़े हैं उनकी फोटोज वोटोज वो जब सब कुछ जो आपको चेकआउट करना है वो सिंपली आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मीन्स आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।